गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, विश्व की ऐसी हस्तियों के नाम कोई 50 एक लोग हैं उस सूची में जो कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स हैं और विश्व की महान हस्तियां हैं। उसमें अगर मैं शुरू करूं तो पहला नाम थॉमस एल्वा एडिसन का आता है, जिन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे एलन मस्क को ले लीजिए, स्टीव जॉब्स को ले लीजिए, और बहुत सारे नाम हैं। तो बिल गेट्स को ले लीजिए। ये सारे लोग ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट्स हैं। या तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने इनको एक्सपेल किया या ये स्वयं पढ़ाई छोड़ दी है। इनको लगा कि पढ़ाई में कोई रस नहीं है, इससे बेहतर मैं अपनी ज्ञान की गंगा खुद ही बहाऊं और कुछ करूं अपने जीवन में। देखिए, जो करिकुलम में हमारे पढ़ाया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, उसी को पढ़ाया जाता है, उसी को रटाया जाता है और उसी पे एग्ज़ाम लिए जाते हैं। यानी कि हमारे बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव एबिलिटी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का कोई ढर्रा ही नहीं बनाया जाता। उसके पीछे कारण लोग मैकाले को देते हैं और मैं भी देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित की जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाबू मिल जाएं, जो वो कहें वो कहना माने, उसके हिसाब से काम करें, टैक्स कलेक्ट करें, और उसी पैटर्न पे भारत आज 70 साल बाद भी चल रहा है। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ भी उदाहरण हैं। जितने भी नामचीन, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, जितने भी हमारे बिजनेस के टाइकून्स हैं इंडस्ट्री के, कोई जरूरी नहीं कि उनकी शैक्षणिक योग्यता बहुत अच्छी रही हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो विषय इसी नाम में जो मैंने विश्व के नामचीन नाम गिनाए, नाम तो 50 हैं, लेकिन उनको याद रखना, उनको लिखना एक लंबी एक्सरसाइज हो जाएगी। और जैसा कि आपको लग गया होगा कि मैं कोई चीज़ जो है लेक्चर बना करके नहीं पढ़ता हूँ, एक्सटेम्पोर ही बोलता हूँ। तो इसलिए मेरे लिए भारी भरकम एक्सरसाइज हो जाती कि 50 नाम मैं आपको गिनाता। जितना याद है, जितना आपको भी मालूम है, वही नाम मैंने गिनाए। तो आज उसी कड़ी में एक नाम और मैं बताना चाहता हूँ और चर्चा उसी पे होगी। वो नाम है रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर। इन्हें भी अपने कॉलेज से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो उल जलूल है, जो मैं सोच रहा हूँ वो ज़्यादा सही है। जैसे ज्योमेट्री की क्लास में इनको जब ये पढ़ाया जाता है कि लाइन जो है बिंदुओं को जोड़ करके एक स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट बनाई जा सकती है, तो ये इस पर इनका विश्वास नहीं होता था, क्योंकि उसके पहले आइंस्टीन 1905 में ही बोल गए थे कि स्पेस इज कर्व्ड। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई लिखाई जो हमको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में की जा रही है, उसमें हमारी क्रिएटिव एबिलिटी विकसित ही नहीं हो रही है, बल्कि जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वही हमको रटाया जा रहा है। वो इन्फॉर्मेशन तो हम गूगल से या कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, उसके आगे की बात कैसे सोची जाए। तो ये जो नाम आखिर में मैंने बताया, रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर, इनकी कहानी थोड़ी लंबी है। इनके जीवन में एक ऐसा मुकाम आया कि ये एक अमेरिका के एक शहर में रहते थे, कहीं गली कूचे में छोटा सा मकान था। शादी हुई थी, एक बच्ची पैदा हुई। उसकी उम्र जब 4 साल की हुई तो उसको एक डिजीज़ हुई रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं। तो उसका इलाज नहीं कर पाए, लड़की मर गई।
तो वहाँ पे जो नदी थी काफ़ी बड़ी, उसके पुल पर गए ये, वहाँ से कूदना चाहे कि मेरे जीवन में कोई रस नहीं बचा क्योंकि मैं अपनी बच्ची को बचा नहीं पाया। इसके अलावा इनकी जो आंखें थीं वो डाइवर्जेंट आइज थी, लुक हियर एंड सी देयर वाली। और उस समय तक ऐसा चश्मा नहीं बना था कि डाइवर्जेंट आइज को फोकस कर सके। बाद में जब बना इस और इन्होंने पहना तो इनकी दृष्टि ही बदल गई। तो वो जो घटना हुई पुल से कूदने के टाइम पे, तो इनको ऐसा लगा कि एक कोई रेनेसां, एक कोई आवाज़ आई, आकाशवाणी हुई और इनको कहा गया कि फूलर तुम अपने मकान और अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हो, तुम तो वो शख्सियत हो कि पूरी दुनिया को तुम मकान दे दोगे, तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो। वहाँ से ये वापस आए और इन्होंने आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कोई क्षेत्र इन्होंने छोड़ा नहीं जिसमें क्रांतिकारी बदलाव न लाए। हाउसिंग के क्षेत्र में इन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसको जियोडेसिक डोम के नाम से जाना जाता है। उस स्ट्रक्चर की खासियत ये है कि जितना बड़ा करते जाएं तो उसके स्ट्रक्चरल मेंबर्स उतने ही थिन होते जाएंगे। जैसे कि हम कोई बीम बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्रस बनाते हैं, तो स्पैन जितना बड़ा होता है उतना ही मोटा हो जाता है स्ट्रक्चर। लेकिन फूलर ने जो डिज़ाइन किया है उसमें स्ट्रक्चर उतना पतला होता जाता है और एक स्टेज ऐसी आती है कि मकान इतना हल्का हो जाता है कि वो हवा में भी उड़ने लगे या समुद्र में तैरने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने बच्चों में, अच्छा इन्होंने एक और काम किया कि इन्होंने प्रकृति की जो निर्माण शैली थी उसको इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में कैसे उतारा जाए, इस पे इन्होंने काम किया। जैसे आप देखते होंगे कि एक पेड़ यूकेलिप्टस का या कोई लंबा पेड़, वो नीचे से पानी सोखता है और सबसे ऊपर की पत्तियां जो हो सकता है 100 फीट ऊपर पे हों, वहाँ तक पानी पहुँचाता है कैपिलरी एक्शन से। तो इनकी सोच ये आई कि प्रकृति जो है कोई चीज़ सॉलिड नहीं बनाती, वो हालो बनाती है। और हम जो बिल्डिंग मेंबर्स अपने बनाते हैं वो सॉलिड होते हैं कंक्रीट के, तो क्यों ना इनको हालो किया जाए। इस पे बहुत सारा काम इन्होंने किया और इन्होंने प्रकृति की निर्माण शैली पर एक पुस्तक लिखी 2 वॉल्यूम में। एक का नाम है साइनर्जेटिक्स वॉल्यूम 1, साइनर्जेटिक्स वॉल्यूम 2। देखिए साइनर्जेटिक्स का क्या मतलब है। साइनर्जेटिक्स का मतलब है कि 2 अलग अलग चीज़ों को अगर जोड़ा जाए तो 1 + 1 = 2 नहीं होता है। इट मे बी 1 + 1 = 4 आल्सो, और इट मे बी 1 + 1 = 1000। इसका उदाहरण मैंने पहले अपने एक लेक्चर में बताया है कि जैसे 6 माचिस की तीलियों से आपको कहा जाए कि 4 ट्रायंगल बना दीजिए तो शायद आप नहीं बना पाएंगे। लेकिन जब 3rd डायमेंशन में सोचेंगे और एक टेट्राहेड्रॉन बना दें तो उसमें 4 त्रिभुज होते हैं और 6 साइड्स होती हैं। उसी प्रकार से आयरन है जो Fe, फेरस इतना लचीला और इतना कमज़ोर होता है कि प्योर फेरस को आप चुटकी में मसल सकते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें 0.1 या 0.2% कार्बन मिला दीजिए तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है जिसको हम स्टील बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि साइनर्जेटिक्स में हम 2 विभिन्न चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने से जो तीसरी चीज़ पैदा होती है, जैसे एक साइनर्जी का एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ सिविल इंजीनियरिंग में, कि एक तो स्टील की सरिया है और दूसरे कंक्रीट है। कंक्रीट सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, उसमें टेंसाइल बहुत कम होती है। अब आरसीसी का जिसने भी आविष्कार किया तो उसने टेंसाइल जोन में स्टील डाल दिया और कंप्रेशन जोन में कंक्रीट है ही है, तो आरसीसी बन गया, टेंशन कंप्रेशन दोनों को झेलने वाला। तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं या जो हमारे थिंकर्स हैं
इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको इस दिशा में सोचना चाहिए कि साइनर्जी का इस्तेमाल करके कैसे हम कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें बना सकते हैं। लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, शेष अगले भाग में। थैंक यू।